अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं सुषमा पांडे। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। हल्दी की फसल का खुदाई पूर्व और पश्चात प्रबंधन। गन्ने की पेड़ी फसल का प्रबंधन। टमाटर की फसल में रोग और कीटों का नियंत्रण। मसाला वर्गीय फसल हल्दी की खेती कुछ क्षेत्र के किसान बड़े क्षेत्रफल पर करते हैं, जिनकी फसल अब खुदाई योग्य हो गई होगी। परंतु किसान भाइयों को ध्यान देना होगा कि हल्दी की खुदाई के समय किए जाने वाले कार्यों जैसे कि हल्दी की परिपक्वता की पहचान, खुदाई एवं खुदाई के बाद कंदों की सफाई, उबालने का सही तरीका, सुखाना इत्यादि कार्यों को बड़ी ही सावधानी पूर्वक एवं सही तरीके से करें। अन्यथा किसी प्रकार की अगर कोई कमी रह गई तो हल्दी के कंद की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिसका उचित बाजार मूल्य भी नहीं मिल पाता। अतः किसान भाइयों, हल्दी की खुदाई व खुदाई के पश्चात कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखें, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, सामान्य तौर पर हल्दी की विभिन्न फसलों के परिपक्व होने का समय 6 से 9 माह का होता है। अतः फसल बुआई के 240 दिनों पश्चात पत्तियों को काट देना चाहिए। पत्तियों की कटाई से 15 दिन पूर्व सिंचाई अवश्य बंद कर देनी चाहिए तथा पत्तियों की कटाई के 8 दिन बाद खुदाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। हमारे प्रदेश में हल्दी की खुदाई श्रमिकों द्वारा की जाती है, किंतु कुदाल अथवा फावड़े के द्वारा खुदाई करने पर कंदों के कटने फटने की संभावना ज्यादा रहती है। अतः अगर आप बेड बनाकर हल्दी की बुआई कर रखे हैं तो आप ट्रैक्टर चालित यंत्र द्वारा खुदाई भली प्रकार से कर सकते हैं। परंतु अगर आप रेज्ड बेड सिस्टम द्वारा बुआई कर रखे हैं तो श्रमिकों द्वारा कुदाल से सावधानी पूर्वक खुदाई करना ही ठीक रहता है। अगर हम पारंपरिक पद्धति से श्रमिकों द्वारा 1 एकड़ खेत की खुदाई करते हैं तो हमें प्रति एकड़ 7,500 रुपए का व्यय करना पड़ता है। साथ ही खुदाई से लेकर साफ सफाई तक 3 दिनों का समय लग जाता है। परंतु अगर हम ट्रैक्टर चालित यंत्र द्वारा 1 एकड़ खेत की खुदाई करते हैं तो प्रति एकड़ 3,500 रुपए का खर्च आता है। साथ ही मात्र 3.5 घंटे में खुदाई की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। कृषक बंधुओं, ट्रैक्टर चालित खुदाई यंत्र का सफल प्रयोग महाराष्ट्र के कुछ किसानों द्वारा प्रायोगिक तौर पर उपयोग किया गया, किंतु इसकी उपलब्धता कुछ दिनों के पश्चात किसानों के खेत पर देखी जा सकती है। किसान भाइयों, खुदाई के बाद मात्र कंदों को छांटकर अलग कर लें तथा उनसे जुड़े अन्य कंदों को अलग कर छांट लें, जिससे मात्र कंदों का उपयोग अगले वर्ष बीज के लिए किया जा सके। ऐसा करने से कंदों का पकाव एक समान होता है तथा साथ ही उत्तम एवं गुणवत्ता युक्त हल्दी की प्राप्ति होती है। अब बात आती है प्राप्त कंदों को उबालने की। तो हमारे प्रदेश में पारंपरिक विधि द्वारा हल्दी को उबाला जाता है। इसमें प्रति एकड़ कंदों को उबालने हेतु 5 से 6 दिनों का समय लगता है।
और कुछ कंदों का पकाव सही नहीं होता, जिससे आगे चलकर वे काले पड़ जाते हैं, जिनका उचित बाजार मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। अतः इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के कृषि संशोधन केंद्र, जिला सांगली एवं नौशक्ति इंजीनियरिंग MIDC कुपवाड़ा में संयुक्त रूप से वाष्प द्वारा हल्दी पकाने का यंत्र विकसित किया गया है। इस यंत्र के प्रयोग से प्राप्त हल्दी में पानी का अंश 80 से 90% तक रहता है और कुरकुरमीन की हानि नहीं होती। इसका कारण यह है कि वाष्प द्वारा पकाए गए हल्दी का संपर्क पानी से सीधे तौर पर नहीं होता है। हल्दी पकाने हेतु 2 कुकर एवं 4 कुकर वाले वाष्प यंत्र उपलब्ध हैं। 2 कुकर वाले यंत्र की कीमत 2 लाख रुपए और 4 कुकर वाले यंत्र की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बैठती है। यह यंत्र मसाला बोर्ड मरीकुन्नू कलिकट केरला द्वारा मान्यता प्राप्त है। 4 ड्रम वाले कुकर में 2 ड्रम में हल्दी डाल दी जाती है और इस यंत्र द्वारा 1 घंटे में 2 टन हल्दी की पकाई की जा सकती है और इस हेतु पूरा खर्च 1500 रुपए आता है तथा इस यंत्र से 1 दिन में 10 टन हल्दी पकाई जा सकती है। किसान भाइयों, इस यंत्र के पीछे पानी की एक टंकी है और पानी के टंकी के नीचे लकड़ी आग जलाने की व्यवस्था की गई है और इसके ठीक ऊपर एक आसवन पाइप डालकर हीटिंग सरफेस बढ़ा दिया जाता है। वह इसलिए किया जाता है कि पानी जल्दी गर्म हो जाए और वाष्प जल्दी तैयार हो सके। उसके बगल में पानी की टंकी में 2 नल लगाए गए हैं। नीचे वाले नल में पानी का लेवल न्यूनतम तथा ऊपर वाले नल में पानी का लेवल उच्चतम होना चाहिए। टंकी के ऊपर भाप का जमाव होता है तो वो जमा भाप पाइप द्वारा ड्रम में छोड़ी जाती है और इस पाइप में छोटे छोटे छिद्र किए होते हैं। इसका फायदा यह है कि पूरे ड्रम में भाप घूमती रहती है, जिससे एक ही बार में पूरी हल्दी पक जाती है। पानी भरने के पश्चात हल्दी को उबालने में घंटे भर का समय लगता है। यह यंत्र पानी उबलने के 20 मिनट बाद 1 ड्रम हल्दी पकाकर निकालता है और इस 1 ड्रम में 250 से 300 किलोग्राम गीली हल्दी निकालता है। इस प्रकार 1 घंटे में 1 टन हल्दी को पकाया जा सकता है। हल्दी उबालते समय इसकी परिपक्वता की पहचान हेतु हल्दी को बीचों बीच तोड़ा जाता है। तोड़ने पर बीच वाला पीला भाग तार जैसा दिखाई देता है तो समझना चाहिए कि हल्दी पूर्ण रूप से पक चुकी है। साथ ही पकी हुई हल्दी में माचिस की तीली सुगमता पूर्वक घुस जाती है और कच्ची हल्दी में तीली नहीं घुसती है। एक बार पकने के पश्चात यंत्र के नीचे के ढक्कन को खोलकर ट्रॉली में हल्दी को डाल दिया जाता है। कंदों को सुखाने हेतु पुरानी चादरों, साड़ियों अथवा जूट के बोरों का प्रयोग श्रेयस्कर रहता है। इससे कंद चपटे नहीं होते हैं तथा अपने प्राकृतिक गुण गोलाकार लिए होते हैं। कंदों को 3 से 4 दिन तक सुखाने के बाद इसे प्रोसेसिंग करना चाहिए। 100 किलोग्राम गीली हल्दी से 20 किलोग्राम सूखी हल्दी की प्राप्ति होती है। हल्दी में पॉलिश करना अत्यंत आवश्यक है। किसान भाइयों, ऐसा नहीं करने पर कम बाजार भाव की प्राप्ति होती है। इस हेतु 2 क्विंटल से 15 क्विंटल वाले पॉलिशिंग मशीन उपलब्ध हैं। 2 क्विंटल हल्दी पॉलिश करने हेतु 25 से 30 मिनट का समय लग जाता है तथा इस अष्टकोणीय यंत्र के अंदर लोहे की नोकदार पत्तियां लगी होती हैं। उसी के साथ हल्दी को घिसने से पॉलिश होती है या ड्रम को घुमाने पर हल्दी एक के ऊपर एक घिसती रहती है। इससे पीले रंग में तब्दील हो जाती है। पॉलिश करते समय अंतिम 5 मिनट पहले 1 क्विंटल हल्दी में 2 किलोग्राम हल्दी पाउडर मिला दिया जाता है तो वह और गाढ़ा पीला रंग बनाने में मदद करता है। यह प्रक्रिया अपनाने पर बाजार में अच्छे भाव की प्राप्ति होती है। पॉलिशिंग की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात इसका श्रेणीकरण किया जाता है। 2 से 3 सेंटीमीटर आकार की हल्दी को अलग कर लें। इससे बड़ी लंबाई वाली हल्दी को अलग छांट दें तथा इससे छोटी लंबाई वाली हल्दी को अलग कर लें। इस प्रकार श्रेणीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके उपरांत बोरी में हल्दी की भराई कर बाजार भेज दें। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने पर किसान भाइयों, आपको अपनी हल्दी की फसल से आशा अनुरूप आय की प्राप्ति होगी। गन्ना जो प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है, यदि इसकी पेडी फसल की बात करें तो यदि किसान पेडी गन्ना फसल में बावक फसल की तरह ही प्रबंधन करें तो पेडी गन्ने से बहुत अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि किसान भाई गन्ने की बावक फसल में तो ध्यान देते हैं लेकिन पेडी की फसल को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ऐसे ही उत्पादन मिल जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं है। पेडी गन्ने में अधिक उपज लेने के लिए बावक गन्ने की कटाई से लेकर पोषक तत्व एवं सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ कुछ तकनीकी प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है, जिस पर जानकारी दे रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर धीर सिंह। गन्ना काटने के बाद में गन्ने की जो नीचे जड़ होती हैं उससे कुछ पौधे निकलते हैं, जिसको हम गन्ने की रैटून या उसको गन्ने की पेड़ी कहते हैं। अच्छी पेड़ी हो उसके लिए कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिसकी रैटून भी अच्छी होती हो, जैसे 97-222 है और 32-20 है, 767 है, 84-36 है। तो इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनकी रैटून भी अच्छी होती है। इसके साथ साथ एक बात और रखने की ज़रूरत है, और अमूमन तौर पर मोटे तौर पर हम आपको बताएं कि 15 फरवरी के आसपास या फरवरी के प्रथम सप्ताह से लेकर के मार्च के मध्य तक यदि जिस खेत में हमें रैटून रखनी है उस खेत से बावक गन्ने की कटाई की जाती है तो उसमें रैटून अच्छी होती है। एक और बात है जिसमें पैसा नहीं लगता है, काटने की विधि। तो इसके लिए आवश्यक है कि गन्ने की कटाई हम ज़मीन से मिला करके करें। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल श्रमिकों की कमी है। कि इन दशाओं में ऐसा कर सकते हैं कि जब खेत से पूरा गन्ना काट लिया जाए तो उस खेत में एक यंत्र आता है, रैटून सेवर आता है। रैटून सेवर में क्या होता है कि वो ट्रैक्टर चालित होता है। उस ट्रैक्टर चलने वाले में क्या होता है कि उसके नीचे पंखे लगे रहते हैं, और वो जब खेत में चलते हैं तो जो आपकी मेड़ हैं उन मेड़ों के ऊपर जो भी गन्ने खड़े रहते हैं वो उनको काटते हुए चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो मेड़ के बिल्कुल समतल होती चली जाती हैं, और उसके द्वारा बाद में जब गन्ना निकलता है तो यूनिफॉर्मली निकलता है। अगर हमारे पास रैटून सेवर यंत्र नहीं है या व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम ये भी ध्यान कर सकते हैं कि जो फावड़ा है उस फावड़े से जो फालतू के गन्ने ऊपर खड़े हुए हैं उनको हम काट करके अलग कर दें, और उसको करने के बाद में फिर उसमें हल्का पानी लगा दें। हल्का पानी लगाने के बाद में फिर उसकी निराई गुड़ाई करके और उसमें जो पोषक तत्व है उसको हम लगा दें कि जो रैटून है गन्ने की उसमें लगभग 25% ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इसलिए कम से कम 150 से लेकर के 180 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास देने की आवश्यकता पड़ती है। ये आधी मात्रा नाइट्रोजन की और पूरी मात्रा फास्फोरस पोटास की जो गन्ने में हम पानी लगाते हैं और पहली गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने के बाद में जो कूड़ है उस कूड़ के दोनों तरफ हम हल से लाइन खोल करके उसमें आधी मात्रा नाइट्रोजन की, पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास की दोनों दशा में लगाते चले जाते हैं। उसके बाद उसको जो कूड़ है उसको बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से उसका अंकुरण होना शुरू हो जाता है। इससे एक फ़ायदा और होता है कि जो पुरानी जो जड़ें होती हैं वो कट जाती हैं और नई जड़ें आ जाती हैं, तो उससे वो पोषक तत्वों को अच्छी तरह से ग्रहण करती हैं। एक अहम सवाल और पूछा जाता है कि एक तरफ तो जो गन्ने की पत्तियां सूखी होती हैं उनको हम बिछाएं खेत में, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी नमी है वो संरक्षित रहती है। दूसरा जो खरपतवार है वो नहीं उग पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसमें क्या अक्सर देखा गया है कि उसमें नीचे जो कीड़े होते हैं वो कीड़े की संख्या बढ़ती चली जाती है, और जो भी गन्ना उसमें निकलता है रैटून के द्वारा उसको वो खाने लगते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है जब हम इसमें ट्रेस मैनेजमेंट करें, गन्ने की सूखी पत्तियों को उसमें बिछाएं, उससे पहले हम किसी सिस्टमिक जो आपका इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशी दवाई है, उसको प्रॉपर रूप में उस खेत में पहले छिड़क दें, और उसके बाद समान रूप से कम 2-3 सेंटीमीटर मोटी तह और सूखी पत्तियों की हम समान रूप से इसमें बखेर दें। एक बात यहाँ पर और बताना चाहते हैं कि खरपतवार नियंत्रण का जहाँ तक सवाल है उसके लिए हम या तो कल्टीवेटर चला दें, हल चला दें, फावड़े से उसकी निराई गुड़ाई कर दें, हो से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें जल प्रबंधन की बहुत आवश्यकता होती है, और शुरू से ही इसमें 20-20 दिन के अंतराल पर हमको पानी लगाने की आवश्यकता
होती है। जब ये इसकी कैनोपी बढ़ जाती है उसके बाद हम उसको 15 दिन या 20 दिन के इंटरवल पर पानी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जब आप इसमें खरपतवार नियंत्रण करेंगे, ठीक से पानी दे करके और खाद डालेंगे और समय पर इसकी हम कटाई करते हैं, तो हमारी जो रैटून है वो अच्छी प्रकार से ग्रो। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। राख एक सस्ता और सुरक्षित प्रयोग है जो किसी भी वातावरण में उपयोगी है। राख के उपयोग की जानकारी के लिए एनटीपीसी के राख उपयोगिता विभाग से संपर्क करें। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। बीबीसी ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। राख एक सस्ता और सुरक्षित प्रयोग है जो किसी भी वातावरण में उपयोगी है। राख के उपयोग की जानकारी के लिए एनटीपीसी के राख उपयोगिता विभाग से संपर्क करें। देखिए अपना उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का निदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। टमाटर की खेती किसान भाई वर्ष भर करते हैं, लेकिन इन फसल में कई तरह के कीट एवं रोगों का प्रकोप देखा जाता है, जिसके कारण टमाटर की फसल को भारी क्षति होती है। लेकिन अधिकतर किसान भाइयों को इन रोगों एवं कीटों के नियंत्रण की जानकारी नहीं होती है। अतः किसानों की समस्या को देखते हुए टमाटर के लगने वाले कीटों के नियंत्रण की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने मुलाकात की एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RBS गुर्जर से। जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल लगा रखी है उसमें अभी आप देख रहे हैं कि टमाटर में कुछ बीमारियों का असर दिखने लगा है। खास करके पत्ती पर जो आप देख रहे हैं धब्बा रोग दिखाई दे रहा है, जिसको हम ब्लाइट कहते हैं। ब्लाइट की वजह से जो पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे कुछ झुलस गए हों, और ऐसे पत्तों को के कारण पौधा बहुत कमज़ोर हो जाता है और जिनमें फूल आ रहे हैं उनका फूल झड़ जाता है और फूल की जगह पर पत्ते के जो ज़्यादातर जो पत्ते पर झुलसा रोग आया है उससे फूल झड़ जाता है और टमाटर नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को में अपना स्प्रे का जो छिड़काव का जो शेड्यूल है वो तैयार करें। उसमें एक COC आता है जिसको ज़्यादातर किसान भाई जानते हैं, जिसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या हम नीला थोता का दवाई कहते हैं, जिसको ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से भी जाना जाता है। उसको 2 ग्राम और बावस्टीन या कार्बाडेंजिम जो दवाई हम बताते हैं उसको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के अनुसार खेती पर जो है आप छिड़काव करें और 10 से 15 दिन के बाद में फिर दोबारा इसको एक बार फिर छिड़काव करें। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस बादल की वजह से और जो इस समय नमी बनी हुई है और धूप कम निकल रही है, इसके कारण चेपा रोग जिसको हम कीड़ा है एक, और जो बिल्कुल एकदम हरा हरा सा दिखाई दे रहा है और वो रस को चूसता है और उससे जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं और टमाटर नहीं बन पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी किसान भाई के यहाँ चेपा रोग दिखाई देता है तो उसको बिल्कुल अभी इसी समय स्प्रे करना चाहिए, जिसमें वो इकालक्स दवाई या डाइमेथोएट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और 10 से 15 दिन के बीच में फिर दोबारा उसको दोहराएं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ पौधों में जो है वायरस आ जाता है। वायरस से क्या होता है कि पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं और उसका झुग्गा बन जाता है और एक तरह से जो है वो पौधे की बढ़वार रुक जाती है। उससे उसमें फूल आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो फूल फल में
परिवर्तित नहीं होते और उससे किसान को एकदम काफ़ी नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में जिस समय यदि जिन पौधों में इस तरह की जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं या उसकी बढ़वार एकदम रुक गई है, तो ऐसी स्थिति में जिन पौधों में ज़्यादा नुकसान हो गया है उनको वो उपाड़ दें और जिनमें यदि कम है तो उस टहनी को काट करके और पूरे खेत पर किसी भी जो सिस्टेमिक फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड है, एमिडाक्लोपिड के नाम से जो इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक आता है, उसको 4 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम के अनुसार छिड़काव करें, जिससे कि वो आगे चल कर के बीमारी वो कीटाणु हैं वो मर जाएंगे और उससे जो है आगे वो फसल सुरक्षित रहेगी। इसके साथ साथ जिन पौधों में ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है, यानी कि ज़्यादा उसमें पत्ती का झुलसा रोग आ गया है या उसमें वायरस ज़्यादा आ गया है, तो ऐसे पौधों को उखाड़ करके और नष्ट कर दें, जिससे कि दूसरे पौधों में बीमारी नहीं फैले। भेड़ पालन छोटे एवं मझोले किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऊन एवं मांस उत्पादन है। परंतु आज भी भेड़ पालन को पुरानी पद्धतियों से ही किया जाता है और भेड़ों को केवल चराई पर निर्भर रखकर आवास के नाम पर खुले में झोपड़ियों, खंडहरों तथा कोठरियों में रखा जाता है, जिससे पशुओं में शुद्ध आहार, शुद्ध पानी की कमी तथा आवास के गंदे होने की वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रकोप देखा जाता है। अतः किसान भाइयों, मांस भेड़ पालन में आवास, आहार एवं देखरेख किस प्रकार करना चाहिए, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। भेड़ पालन एक ऐसा पालन है जिससे कि मांस और साथ में ऊन दोनों की प्राप्ति की जाती है। ऊन काफ़ी महंगे दामों में बेचा जा सकता है, इसलिए भेड़ों के पालन के साथ साथ भेड़ का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके शरीर पे ऊन जो बाल होते हैं, जो ऊन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इनके फ्लीस के लिए उसमें अगर मल मूत्र ज़्यादा रहेगा, अगर बाड़े के अंदर ये रहेंगे तो उस समय इनका फ्लीस में भी मल मूत्र पड़ा रहता है और बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, जिससे कई दूसरे बच्चे जो नवजात हैं उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए बाड़े का रख रखाव, बाड़े में भेड़ों का रख रखाव बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहिए। साफ सफाई के लिए हमेशा कम से कम हर दूसरे या तीसरे दिन मलमूत्र को साफ करते रहना चाहिए और साथ ही साथ उसमें कम से कम 15 दिन पे चूने का छिड़काव करना चाहिए। भाड़े को साथ ही चारों तरफ से टटिया या बोरे से बंद कर देना चाहिए, जिसके चलते कि उसमें डायरेक्ट ठंडी हवा प्रवेश न कर सके। अगर ठंडी हवा प्रवेश करेगी तो जो नवजात बच्चे होंगे उनको सबसे ज़्यादा समस्या होती है और उनकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर धूप निकलती है तो भेड़ों को और बच्चों को भी धूप में बाहर निकल जाने देना चाहिए और बाड़े के चारों तरफ से टटिया या जो भी आपने पैकिंग की है उसे हटा देना चाहिए, ताकि उसमें से ताज़ी हवा जाए और धूप जाए, जिसके चलते वहाँ से जो भी मलमूत्र है वो सूखने में हेल्प करेगा और बैक्टीरिया को मारने में भी हेल्प करता है। आपके पास भेड़ ज़्यादा हैं और बाड़ा आपका बाड़ा भी काफ़ी बड़ा है, तो आप भेड़ों को 2 पार्ट में बना सकते हैं। तो 2 विभाजित कर लीजिए। एक पार्ट में पहले कुछ दिन तक भेड़ों को रहने दीजिए और जब उसमें ज़्यादा गंदगी फैल जाती है तो कुछ दिनों के लिए उसको दूसरे पार्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में जब जाएंगे तो कुछ दिन समय 1 हफ्ते का मिल जाएगा या 15 दिन का मिल जाएगा, जिसमें कि वो सूख जाएगा और उसमें आप चूने का छिड़काव कर देंगे तो बैक्टीरिया और वायरस जो भी होंगे या फंगस जो भी होगा वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद से दूसरे वाले पार्ट से फिर से उसमें भेड़ को आने दीजिए। इस तरह से अगर आप शिफ्टिंग करते रहेंगे तो भी आप भेड़ों को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। भेड़ पालन में अगर आप मीट के लिए भेड़ पालन कर रहे हैं तो इसमें क्या करना चाहिए कि जो भी फीमेल है, जो मादा है, उस भेड़ को आप अपने पास रख लीजिए, जिसके चलते उसको फिर से ब्रीडिंग करके उससे बच्चे पैदा करेंगे। जो मेल है
उसको जो नर है उसे आप मार्केट में लगभग 6 से 8 महीने के बीच में बेचने के लायक हो जाता है और उसे आप मार्केट में बेच सकते हैं और उसे अच्छे प्राइस में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। अगर आप फीमेल को रखेंगे तो फीमेल से दो फायदे होंगे। एक तो वो बच्चे देती रहेगी, साथ ही उसका ऊन भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप फीमेल रख रहे हैं, मांस के लिए नहीं बेच रहे हैं, तो वो बच्चे तो पैदा कर ही रही है, साथ में मांस से जो फायदा होना है उसकी जगह पे उससे आप ऊन का फायदा ले सकते हैं। इसलिए फीमेल को ज़्यादा दिन तक रखना अच्छा है और जो मेल हैं इन्हें 6 से 8 महीने के बीच में अच्छी ग्रोथ के बाद से आप बेच सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है पुन्नुगंज सोनभद्र से दिनेश गमेले ने। आपके यहाँ खारे पानी की समस्या है जिस वजह से गेहूं की बढ़वार प्रभावित होती है। आप इसकी अच्छी वृद्धि विकास हेतु किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो खारे पानी की या जो पानी की गुणवत्ता खराब जहां पर है और किसान आमतौर पर वहां गेहूं की जो फसल उगाते हैं उसमें कुछ सावधानी है। जैसे कि सिंचाई में आमतौर पर देखें कि इसमें थोड़ा सा जल्दी जो प्रथम सिंचाई है उसे नहीं करते हैं। ये सिंचाई में सामान्यतः देखें कि जब निरंतर खारे पानी से हम सिंचाई करते हैं किसी क्षेत्र में तो धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी भी लवणी होती जाती है, प्रभावित होती जाती हैं। तो उनमें सामान्यतः ध्यान रखें कि जिप्सम का प्रयोग करें, या तो खेत की तैयारी के समय जिप्सम डालें या पानी में भी आप जो ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं वहाँ पर जिप्सम के कट्टे उस हौद में डाल दें और धीरे धीरे घुल के वो पानी के साथ में खेत में जाता रहेगा, तो उससे भी आपकी फसल प्रभावित नहीं होगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। यदि खेत में जल निकास की समुचित व्यवस्था है, उसमें पर्याप्त ढाल है, कहीं भी अंडुलेटेड जिसे कहते हैं कि कहीं ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, समतल खेत हो, तो उसमें पानी की सिंचाई जो है उसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे जिससे कि जो उसमें लवण है वो ज़मीन में नीचे जाते रहेंगे, इसलिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है या इस तरह से कहा जाए कि बार बार सिंचाई करना आवश्यक है। अब बात आती है खाद उर्वरक प्रबंधन की, इसमें कि इस तरह की मृदाओं की उत्पादन क्षमता कम होती है, तो जिसमें कि उर्वरकों के द्वारा इसको अच्छा उत्पादन लिया जाए। विभिन्न पोषक तत्वों में हम देखते हैं कि सामान्यतः फास्फोरस पोटास वाले उर्वरक आपने बुवाई के समय उपयोग ही कर दिए होंगे। किस तरह से आप जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको खड़ी फसल में 3 बार में सिंचाई के पानी के बाद डालते रहेंगे तो निश्चित है कि फसल की आप अच्छा उत्पादन देगी और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। खरपतवार प्रबंधन की बात आती है तो गेहूं में हम देखते हैं कि विभिन्न तरह के सकरी पत्ती वाले जैसे कि फिलेरिस माइनर गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा आप कहते हैं और जंगली जई की विशेष समस्या होती है, और चौड़ी पत्ती वालों में हिरनखुरी, भतुआ, सेंजी, जंगली पालक इनकी समस्या होती है। तो इनके नियंत्रण के लिए आप देखें कि जो सकरी पत्ती वाले हैं उनके लिए या तो क्लोडिनोफॉप जो दवा आती है उसकी 400 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 300 से 400 लीटर पानी में घुल करके छिड़काव करें, या सल्फा सल्फ्यूरान जो दवा आती है उसकी 33 ग्राम मात्रा या 13 ग्राम का एक पैकेट 1 एकड़ के हिसाब से आता है बाजार से, उसको लगभग 150 से 200 लीटर पानी में घोलेंगे और वो 1 एकड़ का पैकेट 150 से 200 लीटर पानी में लगभग 1 एकड़ के लिए होता है। वो फसल जब पहला पानी लग जाएगा 27 से 28 दिन पर, उसके लगभग 35 से 40 दिन पर खेत की दशा चलने लायक होगी, उस समय आप ये खारे प्रभावित क्षेत्रों में इस दवा का छिड़काव कर देंगे तो जो खरपतवार हैं वो खत्म हो जाएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।